गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोक्लेमेशन पर, उद्घोषणा पर। चैप्टर 6 जो सीआरपीसी का है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। टोटल सेक्शन 61 से 90 है। उपस्थिति को बाध्य करने वाली आदेशिकाओं, आदेशिका इसका नाम है। उपस्थिति को बाध्य करने वाली आदेशिकाओं में आपको पहला आदेशिका जो है सम्मन है, दूसरा वारंट है, तीसरा प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा, और चौथा अटैचमेंट कुर्की है। तो सम्मन पे इसके फर्स्ट पार्ट जो था, सम्मन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो सेक्शन 61 से 69 तक था है। दूसरा पार्ट इसका वारंट है, गिरफ्तारी का वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट है। इसमें सेक्शन टोटल 70 से 81 तक, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का, वह है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। टोटल सेक्शन इसमें आपको जो है 82 से लेकर 86 तक है। इस पर आज डिस्कस हम लोग करेंगे। इसमें 82 केवल एक सेक्शन प्रोक्लेमेशन से संबंधित है, बाकी की जो सेक्शन से 83 से 86 जो है वो अटैचमेंट से संबंधित है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोक्लेमेशन। चैप्टर 6 का पार्ट सी का टॉपिक है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, ये कोर्ट, ये स्टेप है। ये नहीं कि कोर्ट जो है डायरेक्ट प्रोक्लेमेशन जारी नहीं कर सकता है या डायरेक्ट अटैचमेंट का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, जब तक कि वो वारंट इशू ना किया हो। ठीक है, कोर्ट ने वारंट इशू किया, वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, नहीं लाया गया पाया उसको, वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, वो पकड़ में नहीं आया, एग्जीक्यूशन फेल हो गया वारंट का, तब नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोक्लेमेशन का है। प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, वो पब्लिश करेगा। प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट बहुत ही असाधारण कार्यवाही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग है। ये बहुत ही संभल कर इसको जारी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, यदि प्रोक्लेमेशन के बाद वो व्यक्ति नहीं आता तो उसकी संपत्ति के लिए अगला आदेश जो है अटैचमेंट का होगा। उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, यदि वो प्रोक्लेमेशन के बाद वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। प्रोक्लेमेशन जारी करने के और भी प्रभाव और भी परिणाम होते हैं, वो हम जब डिस्कस करेंगे 82 पे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 82 पे डिस्कस करते हैं। 82 का सबसेक्शन 1, कोर्ट जो है रिटन प्रोक्लेमेशन जो है पब्लिश कर सकता है। कब कर सकता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध वारंट इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा, और वो वारंट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है गिरफ्तारी से, जिस कारण से वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। जो अधिकारी वारंट का एग्जीक्यूशन करने गए थे, वो न्यायालय को आके रिपोर्ट दे दिए कि हम जो है अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश किए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, सम्यक प्रयत्न किए गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया। वो जो है भाग गया, देश से बाहर भाग गया, खुद को छिपा रहा है। तो इन सब आधार, जैसे ही रिपोर्ट मिलता है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई सम्यक प्रयत्न करने के बाद, तो इन रिपोर्ट पर न्यायालय को रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण होता है कि वो व्यक्ति सच में भाग गया है, वो व्यक्ति सच में खुद को छुपा रहा है। तो बस यही आधार है कोर्ट के पास प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करने का, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का। तो जैसे ही कोर्ट को रीजन टू बिलीव हुआ कि वो व्यक्ति फरार हो गया है, स्वयं को छिपा रहा है, वारंट के और ऐसा क्यों कर रहा है? वारंट के निष्पादन को बाधित करने के लिए कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। कोर्ट में रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कोर्ट जो है कर सकता है।
रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकता है। और जैसे रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा तो उस रिटन प्रोक्लेमेशन में एक अपेक्षा की जाएगी कि तुम अपीयर हो को, उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम, जो रिटन प्रोक्लेमेशन में जो स्पष्ट नियत किया गया है समय और टाइम, उस टाइम और समय, उस टाइम पर और उस जगह पर तुम हाजिर हो को न्यायालय में। जो टाइम उसमें दिया जाएगा तो वो टाइम रिटन प्रोक्लेमेशन के पब्लिश के तिथि से, समय से 30 दिन के बाद का होना चाहिए, कम से कम 30 दिन के बाद होना चाहिए। जैसे कि रिटन प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने पब्लिश किया, आदेश दिया पब्लिश करने का, पब्लिश 1 तारीख को हुआ, पब्लिश जो हुआ 1 जून को हुआ, तो उसमें जो डेट लगाया जाएगा उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, वो डेट होगा 30 जून के बाद का, यानी कि जुलाई में कोई भी डेट जो है उसमें नियत कर दी जाएगी कि जुलाई में आप जो है न्यायालय में हाजिर हो। तो वो डेट कम से कम जो है पब्लिश के तिथि से, तारीख, डेट से कम 30 दिन के बाद का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय टाइम क्या होगा, कम से कम 30 दिन के बाद का होगा पब्लिश की तिथि, डेट से। ये तरीका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ध्यान थोड़ा दीजिएगा आप। तो 82 का सबसेक्शन 1 हम लोग आज डिस्कस किए कि कोर्ट कब जो है रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश का आदेश दे सकता है। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है उसके पास। क्या कारण है भाई? कि उसके पास रिपोर्ट आ चुका है, जो एग्जीक्यूशन करने अधिकारी गए थे, व्यक्ति गया था वारंट का, वो जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, उसने सम्यक प्रयत्न किया, उसके बाद भी वो व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्योंकि वो व्यक्ति भाग गया था, फरार हो गया था, भारत से बाहर भाग गया था, स्वयं को छिपा रहा है ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो पाए। तो ये सारी रिपोर्ट जब मिलते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट विश्वास कर लेता है, उसके पास पर्याप्त विश्वास करने के कारण होते हैं कि वो सच में व्यक्ति भाग गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि वारंट को बाधित किया जाए, उसके निष्पादन को। तो कुछ नहीं, उसके बाद वो कोर्ट में रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकता है, ठीक है। उसमें ये रिक्वायर करेगा कि आप अपीयर हो जाइए समय और डेट पर, जगह और समय पर, लेकिन वो समय क्या होगा, पब्लिश के तिथि से कम 30 दिन के बाद का समय होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोक्लेमेशन के पब्लिश का प्रोसीजर दिया गया, मैनर दिया गया कि ये जो रिटन प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश किया जाएगा, उद्घोषणा जो जारी की जाएगी, यहाँ पर उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा। सबसेक्शन 2 जो है उसके प्रकाशन से संबंधित है। भाई रिटन प्रोक्लेमेशन किया गया, भाई पर्सनली तो सम्मन इशू किया गया, मान सम्मन का सर्विस नहीं हो पाया, वारंट इशू किया गया, वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, तो तीसरा उपाय ये है प्रोक्लेमेशन का। और जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है उसका पब्लिश करना जरूरी होता है, और पब्लिश का मैनर जो दिया गया है 82 के सबसेक्शन 2 में मैनर दिया गया। मैनर क्या है? पब्लिक रीडिंग, जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति रह रहा है, खुद को छिपा रहा है, उस क्षेत्र में जाकर पब्लिक रीडिंग, मतलब कि वहां जाके 2-4 आदमी जो वहां पर ढोल पीट कर वहां जो सूचना दे देंगे कि इस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, उस प्रोक्लेमेशन में ये समय और स्थान का जिक्र किया गया है, वो फलाना व्यक्ति जो है इस समय पर और इस स्थान पर न्यायालय में हाजिर हो, ढोल पिटवा सकता है। इसको कहते हैं पब्लिक रीडिंग। सबसेक्शन 2 का 1A में पब्लिक रीडिंग है, B में एफिक्सेशन है या रेजिडेंस या उसके घर जहां वो निवास कर रहा है या जहां उसका घर है, ठीक है, उसके कॉन्स्पिक्वस प्लेस, सहज दृश्य भाग पर चस्पा लगा दिया जाएगा प्रोक्लेमेशन का, ठीक है।
रेजिडेंस या होम कॉन्स्पिकुअस प्लेस पर एफिक्सेशन चस्पा लगा दिया जाएगा। तीसरा है एफिक्सेशन कोर्ट हाउस पे, वो न्यायालय जिसने प्रोक्लेमेशन जारी किया गया उसके कोर्ट हाउस पे चस्पा लगा दिया जाएगा। भाई जिस क्षेत्र का वो आदमी है वो, ठीक है, उस क्षेत्र के उसके गांव वाले कोर्ट में तो आएंगे जाएंगे, कोर्ट में आएंगे जाएंगे तो देखेंगे चस्पा लगा हुआ है, वो जाकर उसको सूचना देंगे, या हो सकता है वो कोर्ट में आए किसी दूसरे कारण से या किसी भी कारण से कोर्ट में आए, वो देख सकता है। तो इस उद्देश्यों से, इन सब उद्देश्यों से जो है एफिक्सेशन किए जाते हैं, पब्लिक रीडिंग किया जाता है। तो पब्लिक रीडिंग एफिक्सेशन ये मैनर है पब्लिश का। नेक्स्ट है पब्लिश का नेक्स्ट मैनर जो है डेली न्यूज़पेपर। ऐसे डेली न्यूज़पेपर में जो है उसमें जो है आपको जो है ऐड के रूप में पब्लिश करा दिया जाएगा। ऐसा पेपर होना चाहिए जो डेली होना चाहिए, उसका प्रकाशन डेली होता हो और वो पेपर उस क्षेत्र में जाता हो जिस क्षेत्र में लगता है उस क्षेत्र में वो व्यक्ति है। तो ऐसे न्यूज़पेपर में आप जो है पब्लिश करा दिया जाएगा। तो पब्लिश का मैनर में यही है, पब्लिक रीडिंग है, एफिक्सेशन और डेली न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़पेपर है, ठीक है। जैसे ही प्रोक्लेमेशन का पब्लिश इन तरीकों से किया जाएगा या किया गया, इसकी सूचना कोर्ट को दी जाती है कि 82(1) का रिटन प्रोक्लेमेशन का पब्लिश जो है कर दिया गया है 82(2) के अंतर्गत। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट जारी करेगा। कोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट जारी करेगा कि 82(1) के प्रोक्लेमेशन का पब्लिश जो है 82(2) के अंतर्गत सम्यक रूप से कर दी गई है। तो जैसे ही कोर्ट रिटन स्टेटमेंट जारी किया कि 82(1) का प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा का प्रकाशन जो है 82(2) के अंतर्गत कर दी गई है, वही रिटन स्टेटमेंट जो हो गया कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। वही रिटन स्टेटमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस बात का कि रिटन प्रोक्लेमेशन का पब्लिश हो चुका है। अब वो व्यक्ति यदि न्यायालय में आता है और बाद में कहता है कि नहीं, मेरे पास वो सूचनाएं नहीं मिली थी, रिटन प्रोक्लेमेशन जो जारी किया गया था उसकी सूचना नहीं मिली थी, जो पब्लिश हुआ था पब्लिक रीडिंग के द्वारा मेरे पास सूचना नहीं मिली, एफिक्सेशन जो हुआ था उसके माध्यम से भी मुझे सूचना नहीं मिली, डेली न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किया गया था उससे भी पेपर मुझ तक नहीं पहुंचा, यदि वो बाद में आके इनकार करता है तो उसके इनकार के कोई मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ हो चुका है, वो डिक्लेयर हो चुका है। रिटन स्टेटमेंट जारी हुआ कि ड्यूली पब्लिश, कोर्ट जो है इस प्रकाशन के बारे में एक रिटन सूचना जारी किया, स्टेटमेंट जारी किया कि सम्यक रूप से पब्लिश कर दी गई है और ये रिटन स्टेटमेंट कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगा। बाद में वो नहीं मुकर सकता है, उसके बाद नहीं मुकर सकता है। इसका मतलब कि कोर्ट अपने आगे की कार्यवाही करेगी। कोर्ट आगे की कार्यवाही, अगर उसको लगता है कि अटैचमेंट ऑर्डर पारित करना, अगर वो आ जाता है और अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, उद्देश्य तो वही आ जाता है तो आगे की कार्यवाही शुरू होगी, नहीं आएगा तो इसी आधार पर जो है अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ है पब्लिश के बारे में, निश्चायक सबूत इसको कहते हैं। सम्यक प्रकाशन जो है रिटन प्रोक्लेमेशन का जो प्रकाशन है सम्यक रूप से कर दिया गया है। इसका जैसे ही कोर्ट जैसे ही रिटन स्टेटमेंट जारी करता है, वही रिटन स्टेटमेंट जो है सम्यक पब्लिश का कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोर्ट प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है। कोर्ट को चौथा सबसेक्शन जो है, फोर्थ जो है, इसमें कोर्ट को पावर है कि जिस व्यक्ति को उसने प्रोक्लेमेशन, जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसने प्रोक्लेमेशन जारी किया था 82(1) का, और वो व्यक्ति जो है न्यायालय में नहीं आया, पहली बात न्यायालय में नहीं आया, दूसरी बात कि वो व्यक्ति जो है आईपीसी के अंतर्गत बड़े ऑफेंसेस हैं उनका उसके ऊपर अपराध आरोप है, जैसे कि 302, 304, 364, 367,
382, 392, 392 से लेकर 400, 402, 434, 436, 436, 449, 459, 460 ये आईपीसी के अपराध हैं। अगर इन अपराध का आरोप उस व्यक्ति पे है जिसके विरुद्ध 82 का प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है और वो व्यक्ति नहीं आता है न्यायालय में, फिक्स समय पर नहीं आता है न्यायालय में, तो फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध 82(4) के अंतर्गत एक प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और जैसे ही ये डिक्लेयर किया गया इस डिक्लेरेशन का भी पब्लिश किया जाएगा। और पब्लिश का मैनर यही होगा 82(2) का। ठीक है, रिवाइज करते हैं। 82(1) के अंतर्गत कोर्ट जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध वारंट इशू किया गया था और वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय जो है 82(1) का रिटन प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। जैसे ही रिटन प्रोक्लेमेशन जारी किए, उस रिटन प्रोक्लेमेशन का पब्लिश करना पड़ेगा और वो पब्लिश का मैनर जो है 82(3) में दिया गया है। 82(3) में जो पब्लिश का मैनर दिए गए हैं, उस मैनर के अंतर्गत यदि उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर दिया जाता है पब्लिक रीडिंग के द्वारा, एफिक्सेशन के द्वारा या डेली न्यूज़पेपर में, वैसे ही न्यायालय जो एक रिटन स्टेटमेंट निकाल देगा कि रिटन प्रोक्लेमेशन का सम्यक रूप से जो है प्रकाशन कर दी गई है। जैसे ही वो रिटन स्टेटमेंट निकालता है, वो रिटन स्टेटमेंट कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है सम्यक प्रकाशन का। नेक्स्ट है, यदि वो व्यक्ति नहीं आता है प्रोक्लेमेशन के बाद, 82 के प्रोक्लेमेशन के बाद, जो समय दिया गया था, जो टाइम दिए गए थे, जो जगह दिया गया था, उस जगह पर और उस समय पर नहीं आया और वो व्यक्ति आईपीसी और उस व्यक्ति पर आईपीसी के इन अपराधों का आरोप है 302, 304, 364, 367, 382, 392 से लेकर 400, 402, 436, 449, 459, 460 इन सेक्शन के अंतर्गत जो अपराध दिए गए, इन अपराधों का आरोप उस व्यक्ति पे है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध 82(4) का प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। जैसे ही डिक्लेयर किया, उस डिक्लेरेशन का पब्लिश करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन सब सेक्शन, जैसे अंडर सब सेक्शन 4 के तहत डिक्लेरेशन किया जाता है प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर का, उद्घोषित अपराधी का, तो उसका पब्लिश करना पड़ेगा मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 और 3। तो इसके पब्लिश में भी यही मैनर अप्लाई करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ का और पब्लिक रीडिंग का, अफिक्सेशन का और डेली न्यूज़पेपर का। बात यहां पर आती है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया तो इसके क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, इसके पहले इस पे आते हैं। रिटन प्रोक्लेमेशन जब जारी किया गया, प्लेस और टाइम दे दिया गया, एक तरफ से पब्लिक नोटिस कही है इसको, और ये इस पर नहीं आया तो इसके क्या परिणाम होंगे। अगर रिटन प्रोक्लेमेशन में दिए गए समय पर वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसके 2 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम कि वो व्यक्ति यदि उन व्यक्ति पर इन अपराधों का आरोप है तो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा न्यायालय। दूसरा, अगर इन पर नहीं है तो फिर नहीं आता है, ये आरोप नहीं है, दूसरे आरोप है आईपीसी के, और वो नहीं आता है तो फिर आगे का प्रोसीडिंग अटैचमेंट, और कोर्ट जो है अटैचमेंट ऑर्डर पारित कर देगा, पास कर देगा। कुर्की का आदेश, उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पास कर सकता है यदि ये इस टाइम पर इस जगह पर वो नहीं आया तो। उद्घोषित व्यक्ति 82(1) की ठीक नहीं आया तो उसको जो है उसके विरुद्ध अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट जो सेक्शन है उसी पर है। तो इसके 2 परिणाम होते हैं। 82(1) की उद्घोषणा के 2 परिणाम होते हैं। अब यदि वो नहीं आता है तो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करने की पावर मिल जाती है कोर्ट को, और दूसरा अटैचमेंट
ऑर्डर पास करने का भी पावर कोर्ट को मिल जाती है 83 के तहत और 84 के तहत प्रोक्लेम ऑफेंडर। दूसरे टॉपिक पर दूसरी बात ये है कि प्रोक्लेमेंट डिक्लेयर, जैसे ही प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? इसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो पुलिस अधिकारी जो है सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत उसको बिना वारंट, अभी तो उसको वारंट के माध्यम से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया। प्रोक्लेमेशन में भी फर्स्ट वाले पे नहीं आया तो फोर्थ में प्रोक्लेमेंट डिक्लेयर किया गया, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया। तो अब क्या होगा कि पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो बिना वारंट उसे गिरफ्तार करे। 41 के अंतर्गत प्राइवेट पर्सन भी उसे गिरफ्तार कर सकता है, उसको भी राइट मिल जाएगा 43 के अंतर्गत। 73 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर मिल जाएगा कि वो वारंट किसी भी व्यक्ति को इशू कर सकता है। पहले तो सिर्फ पुलिस अधिकारी को इशू किया था, मान के चलिए, अब जो है किसी भी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट कर सकता है कि जाओ उसे गिरफ्तार करो। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के ये परिणाम होते हैं और इसके साथ साथ अटैचमेंट तो होना ही है यदि वो नहीं है तो। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 82 पर डिस्कस किए। 82(1) कोर्ट का पावर है, 82(4) कोर्ट का पावर है, 81 कोर्ट का पावर है, 84 कोर्ट का पावर है। 82 सबसेक्शन 1 में कोर्ट का क्या पावर है? प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का। और जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाती है उस व्यक्ति को कहते हैं उद्घोषित व्यक्ति। 84 में कोर्ट को क्या पावर है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का। और जैसे ही व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित व्यक्ति, उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित व्यक्ति का पब्लिश जो होगा, पब्लिश का मैनर 2 में दिया गया है। उस जैसे ही पब्लिश होता है तो कोर्ट रिटन स्टेटमेंट जारी करेगा। वो रिटन स्टेटमेंट जो है ड्यूली पब्लिश का कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगा। 82 सबसेक्शन 4 में कोर्ट को पावर है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का, उद्घोषित व्यक्ति डिक्लेयर करने का। और जैसे ही डिक्लेरेशन 84 का होता है और उसका डिक्लेरेशन का जो है पब्लिश होगा 85 के अंतर्गत मैनर वाइज 2-3 का। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।